हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 11 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिछले मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। ए है कैलिक्स, बी है वृक्क, सी है गर्भाशय, डी है अपरा। तो पिछले मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य क्या स्थित होता है दोस्तों? तो वो होता है गर्भाशय। फर्स्ट का हो जाएगा सी, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यूट्रस जो है पिछले मलाशय और मूत्राशय सामने के मूत्राशय के बीच में स्थित होता है। यूट्रस के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो यूट्रस कैसा होता है, किस आकार का होता है? तो यूट्रस जो होता है नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है यूट्रस। कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। यूट्रस जो है कुछ इस प्रकार का होता है और इसकी लंबाई जो होती है ये 3 इंच होती है। 3 इंच दोस्तों लंबाई होती है और ऊपर की चौड़ाई जो होती है लगभग 2.5 इंच की होती है। 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई होती है और नीचे की तरफ दोस्तों नीचे की तरफ आता है जब ये, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और आके सर्विक्स जब आता है तो 1 इंच तक रह जाती है। इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है? सर्विक्स तक आने पर 1 इंच तक रह जाती है और ये धीरे धीरे क्या होता है? पतला होता जाता है। ठीक है, तो यूट्रस के बारे में दोस्तों हम लोग जान लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रस। फर्स्ट का सी हो जाएगा यूट्रस। दोस्तों यूट्रस के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है आप लोग उसको याद रखिएगा और अगर नोट बना रहे होंगे आप लोग तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। ए है कार्टर गला, बी है गोल गला, सी है बड़ा गला, डी है चौकोर गला। तो शिशु के कपड़ों में कौन सा गला दोस्तों आरामदायक होता है? तो उसके लिए गोल गला जो है आरामदायक होता है। सेकंड का बी हो जाए गोल गला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोलोस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। ए है विटामिन, बी है प्रतिजीवी, सी है खनिज, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्यों दोस्तों? जो प्रसव के उपरांत जो माता का 2 से 3 दिन तक जो दूध निकलता है गाढ़ा पीला रंग का जो होता है वही क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है दोस्तों। जो 2 से 3 दिन तक गाढ़ा पीला दूध माता का निकलता है प्रसव के उपरांत तो वही क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और ये क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडीज से यह क्या होता है? भरपूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर प्रतिजीवी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी हो जाएगा प्रतिजीवी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी? ए है 1920 में, बी है 1925 में, सी है 1930 में, डी है 1938 में। तो भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 1920 में हुई थी इसकी स्थापना भारतीय। और इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय रेड क्रॉस का? तो दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? ए है शारीरिक, बी है मानसिक, सी है पारिवारिक, डी है इनमें से सभी। तो उच्च संवेग का क्या कारण होता है दोस्तों? शारीरिक कारण भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं और पारिवारिक कारण भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। ए है 1:7, बी है 1:4, सी है 1:3, डी है 1:9। तो सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 1:4 होता है। बी का हो जाएगा 1:4 होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलेस्ट्रम क्या है? ए है फार्मूला दूध, बी है प्रथम स्तन दूध, सी है शारीरिक वसा, डी है फैटी एसिड। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया है दोस्तों, कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो प्रसव के उपरांत जो गाढ़ा पीला रंग का जो दूध निकलता है 2 से 3 दिन तक, वही क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। तो क्या होता है? प्रथम स्तन दूध होता है। ठीक है दोस्तों, 7 का बीज का प्रथम स्तन दूध होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं? ए है इमोशनल कैथेरेसिस, बी है इमोशनल बैलेंस, सी है हाइटेंड इमोशनैलिटी, डी है इमोशनल घबराहट। तो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इमोशनल कैथेरेसिस कहते हैं। डी का क्या हो 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इमोशनल कैथेरेसिस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बरोग क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है? ए है भाषा को समझने में, बी है वाणी उत्पन्न करने में, सी है गत्यात्मक क्रिया में, डी है क्रोध उत्पादन में। तो बरोग क्षेत्र मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? तो वाणी उत्पन्न करने में होता है। 9 का बी हो जाएगा, वाणी उत्पन्न करने में इसका योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क का जो बरोग क्षेत्र होता है वो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ए है ऑस्टियोलॉजिस्ट, बी है रोग कारण विज्ञानी को, सी है अबुर्द विशेषज्ञ को, डी है मूत्र विज्ञानी को। तो किसको दिखाना चाहिए दोस्तों कैंसर पीड़िता को? तो क्या हो जाएगा? अबुर्द विशेषज्ञ को। 10 का सी हो जाएगा अबुर्द विशेषज्ञ, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ए है सामान्य जुकाम, बी है निमोनिया, सी है तपेदिक, डी है हैजा। तो कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है दोस्तों? सामान्य जुकाम तो राइनो वायरस से ही फैलता है, आपको पता ही है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से भी देखा जाता है, वायरस के कारण भी देखता है, वायु के द्वारा भी फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, तपेदिक क्षय रोग जो होता है वैसे तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, लेकिन इसका माध्यम क्या होता है? वायु होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। 11 का डी हो जाएगा हैजा, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है हैजा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? ए है गर्भाशय ग्रीवा में, बी है योनि में, सी है अंडाशय या ओवरी में, डी है गर्भाशय में। तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं दोस्तों? तो अंडाशय ओवरी में होता है। 12 का सी हो जाएगा अंडाशय या ओवरी, इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अंडाशय के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अंडाशय का आकार कैसा होता है? तो ये जो होता है अंडाशय का आकार जो है बादाम के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अंडाशय का आकार बादाम के आकार का ही होता है, और ये जो है श्रोणि गुहा जो है ये पेल्विक कैविटी के दोनों तरफ एक एक करके स्थित होते हैं। ठीक है, और इसके जो बाहरी जो बाह्य भाग होता है, इसका ओवरी का जो बाह्य भाग होता है दोस्तों, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये कॉर्टेक्स होता है इसके ऊपरी आवरण को ये जो है जननिक एपिथीलियम का इसके ऊपर आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा कि बाह्य भाग को कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो कॉर्टेक्स होता है उसके जो ऊपरी आवरण होता है उसको वह जननिक एपिथीलियम की आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? ए है प्रथम अवस्था, बी है चतुर्थ अवस्था, सी है तृतीय अवस्था, डी है कोई नहीं। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों जनांकीय संक्रमण शब्द किसने दिया था दोस्तों? पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था जनसंख्या जनांकीय संक्रमण किसने शब्द दिया था, तो वो दिया था थॉमसन ने दिया था।
थॉमसन ने दिया था दोस्तों 1929 में दिया था, शब्द दिया था। और सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो सिद्धांत दिया था FW नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन ने दोस्तों जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत दिया था 1945 में दिया था। ठीक है दोस्तों, 1945 में नोएस्टीन ने जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत दिया था। और जनांगीकी संक्रमण शब्द किसने दिया था? तो थॉमसन ने 1929 में दिया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनसंख्या जनांगीकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तृतीय अवस्था से गुजर रही है। तृतीय अवस्था में क्या है? इसमें जन्म दर और मृत्यु दर में प्रशंसनीय क्या है? कमी देखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्व में किस देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? ए है अमेरिका में, बी है हांगकांग में, सी है जापान में, डी है भूटान में। तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? तो वो है हांगकांग में। 14 का बी हो जाएगा हांगकांग में। कितनी है? फीमेल की कितनी है? फीमेल की है दोस्तों 87.8 वर्ष है दोस्तों, 87.8 वर्ष है। और मेल की कितनी है जीवन प्रत्याशा भूटान में? तो 82 ईयर है। ठीक है दोस्तों, 82 ईयर है। और 87.8 ईयर कितनी है? फीमेल की है हांगकांग में जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ए है धारा 163, बी है धारा 164, सी है धारा 165, डी है धारा 166। तो कौन सी धारा दोस्तों आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो हो जाएगी धारा 164। 15 का भी हो जाएगा। धारा 164 जो है आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और धारा 163 किससे संबंधित है? तो वो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। धारा 163 भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। और 165 जो है दंड प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है? ए है अनुच्छेद 275, बी है अनुच्छेद 325, सी है अनुच्छेद 164, डी है अनुच्छेद 335। तो कौन सी धारा है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद है? 16 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275 है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 325 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 325 कहते हैं किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों सुमेलित करना है। लेखक दिया है और मुद्दे उसके दिए हैं। ठीक है, रीता मनचंदा का संबंध किससे है? और वंदना शिवा का किससे है? नीरा देसाई का किससे है? और मार्था एचिन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों रीता मनचंदा का संबंध किससे है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। बी है वंदना शिवा का संबंध पारिस्थितिक नारीवाद से संबंधित है, इको फेमिनिस्ट से संबंधित है दोस्तों। रीता मनचंदा का संबंध द्वंद्व में महिलाएं से है दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। नीरा देसाई का संबंध किससे है? तो भारत में महिला आंदोलन के से संबंधित है। भारत में महिला आंदोलन से नीरा देसाई संबंधित है। और मार्था एचिन जो है विधवाओं की दशा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रीता मनचंदा का संबंध द्वंद्व में महिलाओं से है। और वंदना शिवा का पारिस्थितिक नारीवाद से संबंधित है। नीरा देसाई का भारत में महिला आंदोलन से है। और मार्था एचिन का विधवाओं की दशा से है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रीता मनचंदा तीसरा, वंदना शिवा चौथा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तर्क है, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणवत्ता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या ये जो है कथन का जो है कथन ए का जो है आर जो सही व्याख्या करता है या नहीं, या दोनों सही है या नहीं। तो यहाँ पे लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये सही है। लिंग की भूमिका जो होती है वो जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से अधिक प्रभावी है। लिंग में क्या आ जाता है, जैसे पुरुष और महिला एक दूसरे से भिन्न है, लिंग जैविक रूप से भिन्न है दोस्तों, और सांस्कृतिक बजाय जो सांस्कृतिक से संबंधित क्या है, मतलब जेंडर जो है, देखिए सेक्स जो आता है वो जैविक में आएगा। जैविक के मतलब पुरुष और लिंग के आधार पे पुरुष और महिला, और जेंडर क्या आता है, जेंडर जो होता है ये जेंडर कहलाता है सामाजिक रूप से जो भिन्न होते हैं, मतलब उनकी भूमिकाओं में जेंडर क्या कहलाता है कि पुरुष की भूमिका अलग होती है और महिलाओं की भूमिका अलग होती है। महिलाएं क्या, जैसे वाइफ समझ लिए घर का काम करती है, और पुरुष का क्या काम होता है कि बाहरी काम करना। तो ये जो भिन्नताएं होती हैं, तो यही क्या है, तो जेंडर से, तो यही क्या कहता है यहाँ पे, लिंग भूमिकाएं जीवन जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय जो है वो सांस्कृतिक रूप से अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है दोस्तों, और लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं और पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और इसकी ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना। बी है लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। सी है सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। डी है यह सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सभी हो जाएंगे। 19 का बी हो जाएगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है आप जान लेते हैं पहले क्या, इससे पहले मनरेगा नहीं, पहले नरेगा एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों, पहले नरेगा एक्ट आया था। कब आया था, तो ये आया था 2005 में आया था। फिर उसके बाद जो है इसी का जो है इसको आज सबसे पहले बार ये एक्ट आया था, और 2 फरवरी 2006 में ये सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया नरेगा को। ठीक है दोस्तों, इंडिया में पूरे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नरेगा को। और फिर इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा यस सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है। ए है समाज नीति निर्माताओं ने। बी है जगत गुरु शंकराचार्य ने। सी है नेल्सन मंडेला ने। डी है व्यापारियों ने। तो किसने की है दोस्तों पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक पहल, तो वो समाज नीति निर्माताओं ने की है। और दोस्तों पिछड़े वर्ग से संबंधित दो आयोग बन चुके हैं अब तक, जो है कौन कौन से। 1953 में काका कालेकर आयोग बना था, दोस्तों। और जो 1978 में बीपी मंडल आयोग बना था। ठीक है दोस्तों, बीपी मंडल आयोग बना था।
तो ये मंडल दोनों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इससे पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित ये दोनों मंडल अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समाज नीति निर्माताओं ने, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? ए है छत्तीसगढ़ में, बी है राजस्थान में, सी है उड़ीसा में, डी है आंध्र प्रदेश में। तो कौन सी जनजाति, जो मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में। 21 का ए जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, और दोस्तों जो सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है गोंड है, जो सबसे बड़ी जनजाति समूह जो गोंड है, ये इसकी क्या है? मुरिया जनजाति उप जनजाति है। ठीक है दोस्तों, मुरिया जनजाति जो है उप जनजाति है, उप जनजाति है सबसे बड़ी समूह जनजाति गोंड की। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन सा एक कारण है? ए है अशिक्षा, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है बेरोजगारी, डी है उपयुक्त सभी। तो निर्धनता का कौन सा एक कारण है दोस्तों? यहाँ पे अशिक्षा भी क्या है? निर्धनता का कारण होता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पे भी निर्धनता का कारण होता है दोस्तों। बेरोजगारी भी क्या निर्धनता का कारण होती है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? ए है उत्तेजक मादक पदार्थ, बी है निश्चेतक मादक पदार्थ, सी है अवसादक मादक पदार्थ, डी है भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर डी हो जाएगा, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, LSD भ्रांतिजनक मादक पदार्थ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, बंधुआ मजदूरी क्या है? ए है ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण होता है, बी है उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण होता है बंधुआ मजदूरी। आगे देखते हैं, सी है बंधुआ मजदूरी क्या है दोस्तों? सी है ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य। डी है ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। तो बंधुआ मजदूरी क्या होता है दोस्तों? किसके कारण होती है? तो ग्रामीण गरीबी के कारण होती है, और लेकिन उसमें क्या है, ग्रामीण गरीबी के साथ साथ निरक्षर, वो क्या होते हैं? निरक्षर भी होते हैं। ठीक है, तो भी बंधुआ मजदूरी का ये कारण होता है, और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य होने के कारण भी क्या होता है? बंधुआ मजदूरी का ये कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ए है मार्क अद्राम्स ने, बी है डेविड ग्लास ने, सी है थॉमस बोटोमोर ने, डी है रॉबर्ट डॉहल ने। तो इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? तो वो किए थे थॉमस बोटोमोर ने किए थे। 25 का सी हो जाएगा, थॉमस बोटोमोर ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? ए है स्कूल, बी है परिवार, सी है पड़ोस, डी है नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या होता है दोस्तों? परिवार ही होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? ए है वी परेटो ने, बी है P.A. सोरकिन ने, सी है T. वेबलेन ने, डी है कार्ल मार्क्स ने। तो किसने किया है शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग दोस्तों? तो वो किया है वी परेटो ने किया है। ठीक है, 27 का हो जाएगा, वी परेटो ने किया है। और इन्होंने किराएबाज और सट्टेबाज शब्द का भी प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है, वी परोटे ने साथ में ये भी याद रखिएगा, किराएबाज और सट्टेबाज शब्द का भी प्रयोग किया है, वी परेटो ने किया है।
दोस्तों वी परेटो सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत आप जानते हैं, चक्रीय सिद्धांत होता है और एक कौन सा होता है? एक चक्रीय सिद्धांत होता है और दूसरा रेखीय सिद्धांत होता है। तो वी परेटो और सोरकिन जो है ये दोनों चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। अब वेबलेन और मार्क्स जो है ये दोनों किससे संबंधित है? तो ये है रेखीय सिद्धांत से, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। तो वी परेटो की पुस्तक क्या नाम है दोस्तों? इनकी पुस्तक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी दोस्तों, वी परेटो की पुस्तक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है चक्रीय सिद्धांत में? तो इन्होंने दिया है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया है दोस्तों, ठीक है, वी परेटो ने दिया। अब सोरकिन के बारे में जान लेते हैं। सोरकिन ने ये भी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है सामाजिक परिवर्तन के, और इनकी पुस्तक क्या नाम है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पी एस सोरकिन की पुस्तक का नाम है। और ये किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत इन्होंने सोरकिन ने दिया है। और इन्होंने उसी में क्या संस्कृति के 3 स्वरूप भी बताए। कौन कौन से बताए? तो इंद्रियपरक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। साथ में इसको भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं टी वेबलेन। ये भी टी वेबलेन किससे संबंधित? ये रेखीय सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है टी वेबलेन। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया है, वेबलेन ने प्रौद्योगिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है। और दूसरा कौन सा दिया है? या उसी को कहते हैं प्रौद्योगिक निश्चयवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, प्रौद्योगिक निश्चयवाद का सिद्धांत दिया है। तो वेबलेन ने दिया है प्रौद्योगिक निर्णयवाद या प्रौद्योगिक निश्चयवादी सिद्धांत दिया है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स भी दोस्तों किससे संबंधित है? रेखीय सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है कार्ल मार्क्स जो है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है। आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है, या इसी को कहें सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत दिया है। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। तो दोस्तों ये सभी व्याख्या आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वी परेटो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? ए है अप्रवास और उत्प्रवास, बी है प्रौद्योगिकी आविष्कार, सी है औद्योगिक या तथा प्रौद्योगिक वृद्धि, डी है ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए हो जाएगा अप्रवास और उत्प्रवास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? तो परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकार से वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है दोस्तों? ए है योगेंद्र सिंह ने, बी है एस.सी. दुबे ने, सी है जी.एस. घुर्रे ने, डी है डी.पी. मुखर्जी ने। तो किसने किया है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा, एस.सी. दुबे ने किया है। ठीक है दोस्तों, और 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम देखते हैं स्थानीय परंपरा हो जाएगा, और एक हो जाएगा उप स्थानीय, मतलब स्थानीय उप संस्कृति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय परंपरा हो जाएगी, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप संस्कृति हो जाएगी, स्थानीय उप संस्कृति हो जाएगी, उप संस्कृति, और एक हो जाएगी प्रादेशिक, और एक हो जाएगी राष्ट्रीय। 4 हो गए दोस्तों। एक हो जाएगी शास्त्रीय या पौराणिक हो जाएगी, शास्त्रीय या पौराणिक हो जाएगी,
और छठवीं कौन सी हो जाएगी? तो पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी हो जाएगी? पहला है स्थानीय परंपरा, दूसरा है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, तीसरा हो जाएगा प्रादेशिक परंपरा, चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय परंपरा, छठवां हो जाएगा शास्त्रीय पौराणिक परंपरा और सातवां हो जाएगा पश्चिमी परंपरा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एस.सी. दुबे है दोस्तों, आंसर बताया है मैंने। आगे देखते हैं। सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में सीखने का सिद्धांत है। ए है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, बी है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सी है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, डी है नियंत्रण का सिद्धांत। तो सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांत में सीखने का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? 30 का डी हो जाएगा नियंत्रण का सिद्धांत। जो भी हम सामाजिकरण के जो भी मानक होते हैं उसे हम क्या सीखते ही हैं, तो यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण के जो मानक होते हैं वो सीखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नियंत्रण का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत क्या है? नियंत्रण का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? ए है कानून, बी है मानक, सी है प्रथा और डी है परिवार और विवाह। तो अभी हम लोगों ने बात किया है सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप, इसमें क्या है दोस्तों? तो मानक होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ए है प्रतिलोम, बी है अनुलोम, सी है प्रवचन, डी है राजनीतिकरण। तो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ पे? तो राजनीतिकरण इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? ए है समतल, बी है नतोदर, सी है उन्नतोदर, डी है इनमें से सभी। तो निकट दृष्टि दोष को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया के नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष को दोस्तों। और इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति के आँख का जो लेंस होता है, लेंस की जो फोकल दूरी होती है, लेंस की फोकल दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है? लेंस की फोकल दूरी कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है, इसमें लेंस की फोकल दूरी जो होती है कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए दोस्तों। तो यह इसमें क्या होता है? इसमें किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है? तो नतोदर या अवतल लेंस कहते हैं इसी को, नतोदर या अवतल लेंस। जो इस प्रकार से अवतल लेंस जो होता है इस प्रकार का होता है ना, तो ये नतोदर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और उन्नतोदर किस में लगाया जाता है दोस्तों? जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का देखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस, और इसे उन्नतोदर भी कहते हैं दोस्तों। और क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि दोष में कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया उसको कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लेंस की फोकल दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या, बढ़ जाने के कारण दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट तो दिखती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है हाइपरमेट्रोपिया में। और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे नतोदर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्याख्या दोस्तों आप लोग ध्यान से सुना करिए। आगे देखते हैं। 24 है, प्रतिजैविक औषधि है। ए है एस्प्रिन, बी है एनलजीन, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी है थायरॉक्सिन। तो प्रतिजैविक औषधि क्या होती है दोस्तों? प्रतिजैविक औषधि दोस्तों क्या किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक जो औषधि होती है वो क्या करती है? जो सूक्ष्म जो बीमारी में क्या होता है, जो रोगाणु वाहक जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो रोग के कारण होते हैं, तो उनको क्या करता है? रोग में प्रतिजैविक क्या करता है? उनकी वृद्धि, उनको तो पहले नष्ट करता है और उनकी वृद्धि को रोकता है प्रतिजैविक, जिसे क्या एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
एंटीबॉडी भी इसी को कहते हैं। और ये क्या करता है, जो रोगाणु वाहक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है और उनको नष्ट करता है। तो और प्रतिजैविक औषधियाँ, 3 प्रतिजैविक औषधियों को आप लोग नाम याद रख लीजिए, कौन कौन से हैं दोस्तों वो 3 प्रतिजैविक औषधियों का नाम आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों। एक तो क्या है प्रतिजैविक औषधि, सी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है ही ये, यहाँ पे आंसर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। और एक हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन एक है दोस्तों। और एक हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, अगर जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो इसमें क्या होता है, दवा बाकी दवाओं के साथ साथ एक एंटीबॉडीज़ दवा भी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वही ये क्या करते हैं, जो शरीर में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो आंसर आपको बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और साथ में इसको याद है टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए है 349 में, बी है 350 में, सी है 350 क में, डी है 350 ख में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 350 क में है। आर्टिकल 350 क में प्राथमिक स्तर पर क्या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। व्याख्या दोस्तों आप लोग ध्यान से सुना करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम, विशिष्ट विवाह अधिनियम, सती विरोध अधिनियम। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था 1856 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 में लाया गया था। विशिष्ट विवाह अधिनियम कब लाया गया था? तो 1954 में लाया गया था। और सती प्रथा विरोध अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लाया गया था, 1829 में लाया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम जो है 1856 सी है, हिंदू विवाह अधिनियम डी 1955, बी डी सॉरी सी और डी, सी डी यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सी और डी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी डी ए बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? ए है घर की व्यवस्था, बी है सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, सी है संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, और डी है आजीविका कमाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या होता है दोस्तों, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन और एक है सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? ए है LH मॉर्गन ने, बी है GP मर्डॉक ने, सी है RH लोवी ने, डी है AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो किसने किया है दोस्तों 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली का प्रयोग, वंश, पीढ़ितर, सहपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलन। तो यहाँ पे मॉर्गन हो जाएंगे, मॉर्गन जी ने किया है नातेदारी की 4 प्रकार की शब्दावली का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? ए है औद्योगिक विकास के कारण, बी है सामाजिक विकास के कारण, सी है धार्मिक विकास के कारण, डी है नैतिक विकास के कारण। तो जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किससे मिलती है दोस्तों? तो औद्योगिक विकास के कारण, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या लड़के लड़कियाँ क्या है एक साथ जॉब करते रहते हैं और फिर वहीं साथ में क्या हो जाता है, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वही शादी कर लेते हैं और साथ साथ काम भी करने लगते हैं। तो ये क्या है, औद्योगिकीकरण के कारण है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने न्यायशीता परिवार की चर्चा की है? ए है कार्ल सी जिमरमैन ने, बी है GP मर्डॉक ने, सी है JR लेस्ली ने, डी है MK गांधी ने।
तो किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की है दोस्तों? ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, न्यासीता परिवार की चर्चा किसने की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिमरमैन ने की है, कार्ल सी जिमरमैन ने किया। अगर पूछे स्तंभ परिवार की किसने की है दोस्तों? स्तंभ परिवार की किसने की है? तो आंसर हो जाएगा लीप्ले ने किया है। लीप्ले ने दोस्तों स्तंभ परिवार की, और न्यासीता परिवार की कार्ल सी जिमरमैन ने किया है। ठीक है दोस्तों, कार्ल सी जिमरमैन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। पीटी सोरोकिन के अनुसार सभी महान सभ्यताएं 3 सांस्कृतिक क्रम से गुजरती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रम इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों सोरोकिन के बारे में कि इन्होंने संस्कृति के 3 स्वरूप बताए। कौन कौन से? एक बताया इंद्रिय परक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, अब उसी के हिसाब से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो विचारात्मक संस्कृति आस्था और रहस्य उद्घाटन पर आधारित समाज। तो यहाँ पे विचारात्मक संस्कृति ये आता ही है। उनमें क्या है? तो आंसर ए वाला तो सही है दोस्तों, ए वाला सही है। बी है आदर्शवादी संस्कृति, अनुभववाद और अलौकिक विचार को मानने वाला, ये भी सही है दोस्तों। अनुभव के आधार पर चलने वाला समाज, अनुभव के आधार पर चलने वाला समाज दोस्तों, तो ये भी सही है। और डी है वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज। तो इस पे हम लोगों ने अभी ये वर्ड तो सुना ही नहीं इसमें, वैज्ञानिक प्रेक्षणों के आधार पर, तो उन्होंने इस वर्ड का तो यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे यही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ये इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या कह रहा है कि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज से ये संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, और इनकी पुस्तक का नाम इस बार आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि पीटी सोरोकिन की पुस्तक का क्या नाम है। अभी पिछले वीडियो मैंने बताया है आप लोगों को, तो इनकी पुस्तक का नाम लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। संघर्ष को दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। अंतः पीढ़ी संघर्ष की उक्त परिभाषा किसकी है? ए है मैकाइवर एवं पेज की, बी है A.W. ग्रीन की, सी है M.L. गुप्ता की, डी है D.R. सचदेव की। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, A.W. ग्रीन की है। किसकी है? A.W. ग्रीन की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है। ए है 24 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी है 23 वर्ष। तो लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु कितनी है दोस्तों? बी हो जाएगा 21 वर्ष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ए है मूल्य आयोजन लक्ष्य, बी है लक्ष्य आयोजन स्तर, सी है मूल्य लक्ष्य स्तर, डी है स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से कौन घनिष्ठ संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। मूल्य भी क्या है? मूल्य भी होता है, लक्ष्य भी होता है, स्तर भी। हमारा भी क्या है? एक लक्ष्य है। मूल्य क्या होते हैं? हमें मानवीय व्यवहार की प्रेरणा देने वाले होते हैं। मूल्य क्या है? मानवीय व्यवहार की जो प्रेरणा देते हैं वो मूल्य होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? हमारा भी एक लक्ष्य कि यहाँ तक हमको पहुँचना है, तो क्या है? तो ये हमारे जीवन का एक क्या है? घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है। स्तर भी होता है कि हमारा स्तर भी एक होता है, जीवन को रहने के योग्य जो बनाते हैं, तो वे क्या है? स्तर होता है। ठीक है दोस्तों, स्तर क्या होता है? जीवन को रहने योग्य बनाते हैं हमारे। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, मूल्य लक्ष्य और स्तर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है 4थी पंचवर्षीय योजना में, सी है 6ठी पंचवर्षीय योजना, डी है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6वीं 5 ईयर प्लान में। ठीक है दोस्तों, ये कब से कब तक आया था? 1980 से लेकर 85 के मध्य 6वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? ए है उच्च प्रति व्यक्ति आय, बी है निम्न प्रति व्यक्ति आय, सी है निम्न मृत्यु दर का होना, डी है विकल्प बी और सी दोनों।
तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन से हो सकते हैं? एक निम्न प्रति व्यक्ति आय हो सकता है दोस्तों, और निम्न मृत्यु दर का होना। जब मृत्यु दर क्या होगी, निम्न होगी, तो क्या जनसंख्या में और मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर बढ़ती ही रहेगी, तो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, परिवार का घर बार से संबंध है। ए है अप्रत्यक्ष तौर पर, बी है प्रत्यक्ष तौर पर, सी है आंशिक तौर पर, डी है काल्पनिक तौर पर। तो परिवार का घर बार से कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष ही होता है ना दोस्तों। 47 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। ए है पितृवंशी परिवार में, बी है मातृवंशी परिवार में, सी है नवनिवासी परिवार में, डी है बाल्यवंशी परिवार में। तो किस वंश के परिवार में दोस्तों संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है? तो वो पितृवंशी परिवार में सौंपा जाता है। 48 का ए हो जाएगा, पितृवंशी परिवार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। ए है उन्मुखीकरण का परिवार, बी है प्रसव का परिवार, सी है प्यार का परिवार, डी है पितृवंशी परिवार। तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कौन सा परिवार कहते हैं दोस्तों? तो प्रसव का परिवार कहते हैं। 49 का बी हो जाएगा, प्रसव का परिवार। और दोस्तों मैंने बताया था कि मर्डॉक ने परिवार के दो भाग बताए हैं। कौन कौन से दो भागों? एक जन्ममूलक परिवार बताया है, जन्म मूलक परिवार, और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। मर्डॉक ने बताया प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार क्या होता है? जिसमें हम जन्म लेते हैं वो जन्म मूलक परिवार होता है, और जो हम विवाह के बाद जो स्वयं से बनाते हैं वो प्रजनन मूलक परिवार होता है। तो ये मर्डॉक जी ने बताया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा, प्रसव का परिवार। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? ए है मार्शल की, बी है वर्लेसन की, सी है विडरमैन की, डी है एस चंद्रशेखर की। किसकी परिभाषा है दोस्तों? जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों बी है वर्लेसन की है। ठीक है दोस्तों, 50 का बी हो जाएगा, वर्लेसन की। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, और जो क्वेश्चन ऊपर मैंने पूछा है उसके भी आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी करिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।